आप देख रहे हैं द स्टोरी कैबिन। यह कहानी का पार्ट 7 है, जो पिछले हिस्से के बाद कहानी को आगे बढ़ाता है। इस वीडियो में कहानी के इवेंट्स को शांत और स्पष्ट तरीके से पेश किया गया है, जिससे आप कंटिन्यूटी के साथ कहानी को समझ सकें। चलिए बिना किसी बदलाव के कहानी के इस अगले हिस्सा को शुरू करते हैं। चैप्टर 45। अंजलि ने दिया माइकल को ऑर्डर, विशाखा और प्रीति की वीडियो वायरल कर दो। दोस्तों, अब तक आप सबने देखा कि निखिल गुस्से में ही अपने विलास से बाहर निकलते हुए जग्गा को कॉल कर बोलता है, जग्गा अपने सारे आदमी क्लासिक मॉल की तरफ भेज दो, अब मैं उसे अंजलि को छोड़ूंगा नहीं। उसे अंजलि ने मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी है और उसने मेरी बच्ची की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब बोलते हुए निखिल अपने विल से बाहर निकल चुका था। दूसरी तरफ जग्गा भी अपने आदमियों को लेकर अपनी अपनी गाड़ियों में क्लासिक मॉल की तरफ निकल चुका था। अब कहानी में न गए। अब तक दिल्ली क्लासिक मॉल के सेकंड फ्लोर पर इस वक्त अंजलि की आंखें गुस्से से लाल थी और दूसरी तरफ निखिल खन्ना और जग्गा दोनों ही क्लासिक मॉल की तरफ निकल चुके थे। अंजलि गुस्से में प्रीति की तरफ बढ़ती है और प्रीति के करीब जाकर उसके जबड़े को कसकर पड़ते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई आराध्या पर हाथ उठाने की। इधर अंजलि की इतनी ठंडी आवाज सुनकर प्रीति दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे कपड़े दे दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई। ये सब बोलते हुए प्रीति पागलों की तरह रो रही थी और प्रीति की हरकत देखकर अंजलि जोर जोर से हंसती है और उसकी हंसी इतनी ठंडी और भयानक थी कि अंजलि की नज़र चारों तरफ मॉल पर जाती है, जहां पर काफी सारे लोग इन दोनों लड़कियों की हालत देखकर अपनी अपनी तरफ से मजे ले रहे थे। कुछ शर्म से अपना सिर झुकाकर खड़े थे, कुछ लोग मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे और कुछ लोग इन दोनों को अपनी आंखों में इन लड़कियों के लिए दया भाव लेकर इन्हें देख रहे थे। इधर अंजलि सबकी तरफ अपना चेहरा करते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, इन दोनों लड़कियों की हालत देखकर तुम लोगों को तरस आ रहा है ना, लेकिन तुम लोगों को ये नहीं पता कि यह दोनों लड़कियां कितनी गिरी हुई और घटिया है, जो कुछ देर पहले एक मासूम लड़की की इज्जत के साथ खेल रही थी और उसकी इज्जत की इसी मॉल में धज्जियां उड़ा रही थी। ये सब बोलते हुए अंजलि की आवाज बिल्कुल ठंडी थी और उसके हाथ भी काम रहे थे। इधर अंजलि की बात सुनकर काफी लोग हैरान थे कि तभी अंजलि सभी को हैरानी में छोड़कर विशाखा की तरफ बढ़ती है और विशाखा के करीब जाकर घुटनों के बल बैठकर विशाखा के बालों को खींचते हुए अपना चेहरा उसके करीब कर अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, मैं नहीं सोचा था कि तू इतनी गिर जाएगी, कि तू आराध्या के साथ यहाँ पर ऐसी हरकत करेगी, लेकिन जैसी माँ है वैसी ही बेटी है लड़की, और तू जैसे गंदे खून से कोई उम्मीद ही क्या कर सकता है, तेरा खून ही गंदा है और तू भी गंदी है। ये सब बोलते हुए अंजलि फिर से विशाखा के बालों पर अपनी पकड़ बना देती है और उसके बालों को खींचते हुए फिर से उसके गालों पर थप्पड़ मारती है। और इधर विशाखा, जो पहले ही बेहोशी की हालत में पहुंचने वाली थी, उसे कुछ होश नहीं था कि अब उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। इधर विशाखा की इस हालत को देखते हुए अंजलि अपने दो बॉडीगार्ड से बोलती है, उठा लो इन दोनों को। इधर अंजलि की बात सुनकर अंजलि के और आह्वान के बॉडीगार्ड मिलकर एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं, तो कुछ बॉडीगार्ड आगे जाकर पहले विशाखा और फिर प्रीति के ऊपर अपनी अपनी एक जैकेट उतार कर फेंक देते हैं और इस जैकेट से उन दोनों को लपेटकर अपने अपने कंधे पर उठा लेते हैं। इधर अंजलि गुस्से में सब की तरफ देखकर उसे मॉल को अपनी जलती हुई आंखों से देखते हैं और गुस्से में बोलती है, पिछली जिंदगी में इसी मॉल में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ी थी और इधर इस जिंदगी में मेरी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ाने चली थी यह, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दुर्घटना और वक्त कभी जगह नहीं बदलते, लेकिन इंसान जरूर बदल जाते हैं, और इस पिछली बार मेरी जिंदगी इस मॉल में पूरी बर्बाद हुई थी और इस बार तुम दोनों की हुई है। ये सब बोलते हुए अंजलि की आंखों में कुछ अनचाहे भाव थे और उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। फिलहाल उसके दिमाग में विशाखा और प्रीति चल रही थी। इधर निखिल खन्ना अपने आदमियों के साथ माल के काफी करीब पहुंच चुका था और जग्गा भी अपने आदमियों के साथ अपने हथियारों के साथ माल के करीब पहुंचने वाला था। इधर अंजलि जलती हुई आंखों से उसे मॉल को देखते हुए उसे सेकंड फ्लोर से नीचे की तरफ बढ़ जाती है और कुछ ही देर में पूरे मॉल को देखते हुए उसे माल से बाहर निकलती है, जहां पहले से ही उसकी गाड़ियां एक लाइन में खड़ी थी। इधर अंजलि जैसे ही माल से बाहर आती है तो अपनी गाड़ी का बैक डोर ओपन कर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और इसी के साथ अंजलि की गाड़ियों का काफिला उसे माल से बाहर निकल जाती है। मलिक मैंशन
रेहान का रूम। रेहान इस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ था और बेड पर आराध्या लेटी हुई थी। आराध्या को बेड पर देखते हुए रेहान लेडी डॉक्टर की तरफ देखकर बोलता है, अच्छे से चेक करो। इधर रेहान की बात सुनकर लेडी डॉक्टर हमें सर हिला देती है और आराध्या को आराम से चेक करने लगती है। इधर आराध्या की हालत को देखते हुए रेहान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, अब उसे मॉल का इस शहर में कोई काम नहीं जिस मॉल में मेरी आराध्या को तकलीफ मिली हो उसे मॉल को अब मैं दिल्ली में रहने ही नहीं दूंगा, मिटा दूंगा उसे माल का नाम दिल्ली की हेड लिस्ट से। ये सब बोलते हुए रेहान की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी और डॉक्टर रेहान को रूम में देखकर अपने माथे का पसीना साफ करते हुए आराध्या को अच्छे से चेक कर रेहान की तरफ देखकर बोलती है, सर मैडम बिल्कुल ठीक है और जल्दी वह होश में आ जाएगी। इधर डॉक्टर की बात सुनकर रेहान हाँ सिर हिलाता है और आंखों से ही डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा करता है तो लेडी डॉक्टर अहान का इशारा मिलते ही अपनी असिस्टेंट के साथ अपना बैग उठाकर रेहान के रूम से बाहर निकल जाती है। क्लासिक मॉल। क्लासिक मॉल में इस वक्त हावड़ा तफरी मची हुई थी और चारों तरफ काफी सारे गुंडे बड़ी बड़ी शॉप्स को तोड़फोड़ रहे थे और एक शख्स अपनी आंखों में घुसा लिए एक आदमी से बोलता है, जगह पूरे मॉल को बर्बाद कर दे। ये सब बोलते हुए निखिल की आंखें चारों तरफ मॉल पर घूम रही थी कि तभी निखिल का एक आदमी आकर निखिल से बोलता है, बस हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है, क्वीन प्रीति मैडम और विशाखा मैडम को अपने साथ मॉल से उठाकर ले गई है। इधर निखिल जैसे ही जगह के आदमी की बात सुनता है तो गुस्से में उसे आदमी के मुंह पर थप्पड़ मारकर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी गलत खबर मुझे इतने मजे से सुनने की, अगर मेरी बच्ची इस मॉल में नहीं है तो यहाँ पर क्या तू अपनी माँ बहन करवा रहा है। ये सब बोलकर निखिल गुस्से में जगह की तरफ देखकर बोलता है, चल जगह अंजलि विशाखा और प्रीति को अपने साथ ले गई है और मुझे कुछ भी करके मेरी बच्ची सही सलामत चाहिए, उसे प्रीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वह चाहे मरे या जिए। इतना बोलते हुए निखिल के चेहरे पर प्रीति के लिए कोई चिंता नहीं थी, उसे सिर्फ अपनी बच्ची विशाखा की पड़ी थी। इधर निखिल की बात सुनकर जगह एकदम से निकाल के करीब आकर बोलता है, बस आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द में छोटी मालकिन को सही सलामत आपके सामने लेकर आऊंगा। इधर जग्गा की बात सुनकर निखिल गुस्से में जगह की तरफ देखकर बोलता है, जगह अब मेरी बेटी नहीं मुझे अंजलि भी चाहिए, अब मैं अंजलि की वह हालत करूंगा कि अंजलि की हालत देखकर दीपक राठौर की रूह तक कहां पर जाएगी और अंजलि मुझे मौत की भीख मांगेगा लेकिन मैं मौत भी उसे दान में नहीं दूंगा। ये सब बोलते हुए निखिल का चेहरा गुस्से से लाल था और निखिल की बात सुनकर जगह में सिर हिलाते हुए अपने सभी आदमियों को अपनी ठंडी आवाज में बुलाता है, चलो निकलो यहाँ से। इधर निखिल और जगह के आदमी जो उसे मॉल को बर्बाद कर रहे थे वह वहीं पर रुक जाते हैं कि तभी निखिल सभी की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, जिस किसी ने भी उन दोनों लड़कियों की वीडियो बनाई है तो उसे वीडियो को डिलीट कर दो वरना मैं उसके खानदान को जिंदा जला दूंगा, इसके भी मोबाइल में मुझे मेरी बच्ची की वीडियो देखी। इधर निखिल की बात सुनकर कुछ लोग तो डरकर अपने मोबाइल ही अपने हाथों में टाइटली पकड़ लेते हैं और कुछ लड़के मन में बोलते हैं, बेवकूफ़ बुद्ध इतनी अच्छी वीडियो कौन डिलीट करेगा और वैसे भी हम लोग तो मजे से उसे वीडियो को देखेंगे। और कुछ लड़के आंखों में शर्मिंदगी लाते हुए मन में बोलते हैं, हम किसी की माँ बहन और बेटी की ऐसी वीडियो क्यों बनाएंगे भला। ये सब बोलते हुए सभी लोग अपने अपने मन में अपने अपने विचारों के साथ ना में निखिल की तरफ देखकर सर हिला देते हैं। इधर निखिल सबकी तरफ देखकर जग्गा की तरफ देखकर बोलता है, चेक करो इन सब के मोबाइल। इधर निकाल के इतना बोलते ही जगह के आदमी सभी लोगों को एक लाइन में इकट्ठा कर देते हैं और एक एक कर सब लोग वहां पर जितने भी मेंबर थे उनके मोबाइल चेक करना शुरू कर देते हैं। इधर निखिल के आदमी और जगह के आदमी मिलकर सभी लोगों के मोबाइल चेक कर रहे थे। काफी लोगों के मोबाइल धीरे धीरे चेक हो रहे थे, कुछ लोगों ने अपने आप ही निकाल के आदमियों के हाथ में अपने मोबाइल रख दिए थे और जिन जिन लोगों के मोबाइल में आराध्या और प्रीति की वीडियो नहीं थी उन लोगों को इज्जत से निखिल के आदमी उसे माल से बाहर जाने दे रहे थे और इधर निखिल गुस्से में सब लोगों को ठंडी आंखों से देख रहा था। दूसरी तरफ जगह अपने आदमियों की तरफ देखकर ठंडी आवाज में बोलता है, अच्छे से चेक करना, किसी के मोबाइल में भी अगर मालकिन की वीडियो हुई तो उसे आदमी को वहीं पर पकड़ लेना। इधर जग्गा की बात सुनकर जगह के आदमी जगह से बोलते हैं, चिंता मत कीजिए, बस हम अच्छे से हर इंसान का मोबाइल चेक कर रहे हैं। इधर 3-4 लड़के जिन्होंने विशाखा की और प्रीति की वीडियो बनाई थी वह लोग आंखों से एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं और एक लड़का धीरे से दूसरे लड़के से बोलता है, यार वीडियो डिलीट कर दे, हमारा नंबर आने वाला है।
अगर इन लोगों ने वीडियो देख ली तो हम फंस जाएंगे। इधर एक लड़का दूसरे लड़के की तरफ देखकर बोलता है, यार एक काम कर, मोबाइल स्विच ऑफ कर और अपने भूत में डाल ले, बाकी सब हम लोग वीडियो डिलीट कर लेते हैं और एक दो मोबाइल में रख लेते हैं। इधर वह लोग प्लान बनाकर एक दूसरे से बात कर दो मोबाइल में वीडियो रख लेते हैं और बाकी अपने अपने मोबाइल में वीडियो डिलीट कर देते हैं। इधर एक एक कर काफी लोगों के मोबाइल चेक हो चुके थे और एक लड़की के मोबाइल में प्रीति की वीडियो जग्गा के आदमी को मिलती है तो जग्गा का आदमी जग्गा की तरफ देखकर बोलता है, बस इस मोबाइल में प्रीति मित्तल की वीडियो है। इधर जैसे ही निखिल यह सुनता है कि एक मोबाइल में वीडियो है तो निखिल गुस्से में उसे आदमी के करीब बढ़ जाता है और उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए उसे वीडियो को देखने लगता है तो उसकी आंखें वीडियो देखते देखते गुस्से में लाल हो जाती है और वह गुस्से में बोलता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब बोलते हुए निखिल की आंखों के सामने रेहान का चेहरा आ रहा था जिसमें उसे रेहान की नीली आंखें नजर आ रही थी क्योंकि रेहान ने भी अपना आधा चेहरा हाफ मास्क से ढका हुआ था। इधर निखिल गुस्से में ही उसे मोबाइल पर पकड़ बनाते हुए उसे मोबाइल को जमीन पर फेंक कर तोड़ देता है और जिस लड़की के मोबाइल में ये वीडियो थी उसके करीब जाकर उसे लड़की को बालों से पड़ते हुए खींचते हुए मॉल के बीचों बीच लेकर आता है और उसे लड़की के गालों पर थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तेरी इतनी औकात, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारी बच्ची की वीडियो बनाई। ये सब बोलते हुए निखिल फिर से उसे लड़की के बालों को खींचते हुए एक और थप्पड़ उसे लड़की के गाल पर मरता है तो वह लड़की रोते हुए बोलती है, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। इधर उसे लड़की की बात सुनकर निखिल एक आदमी से बोलता है, इसे उठाकर ले जाओ जगह, इसे भी तो पता चले कि इसने कितनी बड़ी गलती की है उसे वीडियो को बनाने की। इधर निखिल की बात सुनकर जगह के दो आदमी उसे लड़की के करीब आते हैं जो दिखने में 21-22 साल की मासूम लड़की लग रही थी। इधर वह लड़की निखिल की बात सुनकर निखिल के पैर पकड़ते हुए बोलती है, सर मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। इधर निखिल उसे लड़की की बात सुनकर उसे लड़की के मुंह पर एक लात मारते हुए बोलता है, कमीनी तेरी औकात नहीं कि तू अपने मुंह से ये बात बोले, मेरी बेटी मेरी जिंदगी मेरा गुरूर है और तू पता नहीं किसका गंदा खून, दो कौड़ी की लड़की, तूने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। ये सब बोलते हुए निखिल उसे लड़की के मुंह पर फिर से लात मारता है जिससे उसे लड़की के मुंह और नाक से खून निकलने लग जाता है। इधर दो लड़के दूर से ही उसे लड़की की हालत देखकर डर से कम रहे थे कि तभी उसे लड़की के करीब जगह के दो आदमी आते हैं और उसे लड़की को खींचते हुए अपने साथ ले जाते हैं। इधर वह लड़की चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाती और उसकी आवाज सुनकर मॉल में सभी लोगों की आवाज बंद हो चुकी थी और उन सबका ध्यान उसे मासूम लड़की पर जाता है जो अभी दर्द से तड़प रही थी। इधर निखिल ने देखते ही देखे काफी लोगों के मोबाइल चेक करवा दिए थे और अंत में उन दो लड़कों के पास मोबाइल मिलता है और उन दो लड़कों को भी निखिल के आदमी उठा लेते हैं और जगह उसे मॉल पर अपनी नजर मारते हुए उसे मॉल सभी को सही सलामत जाने की इजाजत दे देता है। और जिन लोगों के पास दिल्ली की सड़कों पर जगह के आदमियों के साथ और अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल चुका था, दूसरी तरफ जगह के खास आदमी क्वीन मैंशन पर अपनी नजरें बनकर बैठे थे। इधर निखिल गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठे हुए जगह से बोलता है, जगह कुछ भी करो, अंजलि का पता करो कहाँ पर है, अब मुझे अंजलि किसी भी कीमत पर चाहिए। ये सब बोलते हुए निखिल की आंखें गुस्से में लाल थी कि तभी निखिल रेहान को याद कर जगह से बोलता है, पता करो कि वह लड़का कौन था जिसने आराध्य को आकर बचाया था और मेरी बच्ची की यह हालत की थी। ये सब बोलते हुए निखिल की आंखों के आगे रेहान का विशाखा को थप्पड़ मारना और विशाखा को नंगा करवाना वह सब चल रहा था। मलिक मेंशन बेसमेंट में इस वक्त आहवान मालिक एक किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ था और उसी के साथ अंजलि भी उसे किंग साइज सोफे पर बैठी हुई थी। आहवान अपने सामने खड़े अपने आदमी माइकल की तरफ देखकर बोलता है, इस वीडियो को मुंबई दिल्ली यहाँ तक कि फॉरेन के हर चैनल पर चला दो ताकि निखिल खन्ना और मित्तल परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। इधर माइकल जैसे ही आहान की बात सुनता है तो यस बॉस बोलकर अंजलि की तरफ भी अपना सिर झुकाते हुए बोलता है, क्वीन और आप क्या चाहती हैं बता दीजिए। इधर क्वीन जो कि अंजलि थी, अंजलि एक नजर आहान की तरफ देखकर अपनी आंखों में नफरत और गुस्सा लाते हुए बोलती है, कुछ रिपोर्टर्स है और कुछ सबूत है, उन्हें भी मीडिया में दे दो ताकि सबको पता चल जाए कि विशाखा दीपक राठौर की नहीं बल्कि निखिल खन्ना की और तनीषा राठौर की नाजायज बेटी है। इधर अंजलि की बात सुनकर आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और इधर अंजलि अपनी ठंडी आंखों से माइकल की तरफ देखकर बोलती है, माइकल निखिल ने वेद को उठा लिया है और पता करो कि वेद कहाँ पर है। इधर अंजलि की बात सुनकर माइकल एक नजर आहान को देखा है
तो वहाँ आंखों से ही माइकल को अंजलि की बात मानने का इशारा कर देता है। तो मैं कल यश मैडम बोलकर एक नज़र सामने शीशे की तरफ देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसे बेसमेंट के रूम से बाहर चला जाता है। इधर अंजलि और आहान अपनी जलती हुई आंखों से शीशे की दीवार से दूसरी तरफ प्रीति और विशाखा को देख रहे थे। प्रीति बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी थी और विशाखा के दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे और इस वक्त विशाखा किसी भिखारी से भी बुरी हालत में उसे कमरे में पड़ी हुई थी और आसपास वहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े उन लोगों के ऊपर चढ़ रहे थे। यह नज़ारा देखते हुए अंजलि की निगाहें आह्वान पर जाती है और अंजलि आहान की तरफ देखकर बोलती है, थैंक यू सो मच। इधर अंजलि की बात सुनकर आह्वान अंजलि के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अंजलि के माथे पर किसकर बोलता है, अपने पति को थैंक यू मत बोलो। चाहे हमने ये शादी जल्दबाजी में की है, चाहे उन कागजों पर साइन करके की है, लेकिन हमने आपको दिल से अपनी पत्नी माना है और एक पत्नी अपने पति को थैंक यू नहीं बोलती। आपकी गुस्से को कंट्रोल करना और आपको संभालना हमारा फर्ज था। ये सब बोलते हुए आहान की आंखों में अंजलि के लिए बहुत सारा प्यार नजर आ रहा था। इधर अंजलि आहान की बात सुनकर अपनी आंखों में हल्की सी नमी लाते हुए अपनी आवाज को ठंडा कर बोलती है, हमने आपको अपना पति तो मान लिया है, लेकिन अभी हमें थोड़ा समय लगेगा खुद के रिश्ते को निभाने के लिए और इस रिश्ते को अपनाने के लिए। इधर अंजलि की बात सुनकर आह्वान हाँ में सिर हिला देता है और अंजलि का हाथ पकड़ते हुए उसे सोफे से खड़ा होते हुए बोलता है, चिंता मत कीजिए, हम आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। आहान की बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर हल्के से हारने के भाव आते हैं, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं। इधर अंजलि अपने मन में विशाखा और प्रीति के बारे में सोते हुए ही आह्वान के साथ उसे बेसमेंट से बाहर की तरफ निकल जाती है और जैसे ही अंजलि उसे बेसमेंट से बाहर निकलती है तो वहां पर काफी सारे बॉडीगार्ड्स अंजलि को देखकर अपना सर झुका लेते हैं और अंजलि को पूरी रिस्पेक्ट से रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। इधर अंजलि सबकी आंखों में रिस्पेक्ट देखकर कुछ नहीं बोलती और किसी पर ध्यान दिए बिना ही आज के साथ उसे बेसमेंट से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ खन्ना विला के एक बंद कमरे में इस वक्त वेद एक बिस्तर पर लेटा हुआ था और इस वक्त वेद के सर पर एक पट्टी की हुई थी और उसे कमरे में वेद के अलावा कोई नहीं था। उसे कमरे के बाहर कर बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे और दूसरी तरफ उसे विला के एक दूसरे कमरे में तनीषा राठौर बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनके हाथ में इस वक्त तनीषा राठौर के हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और तनीषा राठौर देखने में अब पहले से काफी कमजोर और मुरझाई हुई नजर आ रही थी। दूसरी तरफ उसी कमरे में एक नर्स तनीषा राठौर को देखते हुए ही मोबाइल में एक वीडियो को देखते हुए बोलती है, कितनी घटिया और गिरी हुई औरत है ये। एक तरफ उसे विशाखा राठौर को राठौर सरनेम दे दिया और इधर अपने यार के साथ अयाशी कर रही थी। पता नहीं इस औरत का दिन ईमान है भी या नहीं, चलो मुझे क्या लेना, मैं एक नर्स हूँ, मेरा काम मरीजों को संभालना है, मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे तो अपने काम से मतलब है। लेकिन कुछ भी हो, कहते हैं ना करनी भरनी यहीं पर है और उनकी करनी भरनी ही उनके सामने आ रही है। जो औरत अपनी सगी बेटी की ना हुई, जो औरत बड़ी बेटी को इतना दर्द और तकलीफें देकर एक को प्यार देती रही और एक को दर्द और नफरत देती रही, उसके साथ यही होना चाहिए। ये सब बोलते हुए उसे नर्स मुंह से तो कोई आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके दिल में तनीषा के लिए नफरत ही नफरत थी। इधर वह नर्स अभी ये सब बोल ही रही थी कि तभी तनीषा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगते हैं और वह हल्के से बदबदाते हुए बोलती है, वेद बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, अपनी माँ को एक मौका तो दो, आ जाओ मेरे बच्चे मेरे पास। इधर तनीषा की फिर से वही बातें सुनकर नर्स चिढ़ते हुए बोलती है, हे भगवान, अब मैं इसे और नींद का इंजेक्शन नहीं दे सकती, मैंने डॉक्टर साहब को पहले ही बता दिया है कि तीसरी बार मैडम को नींद का इंजेक्शन लगा दिया है और इधर डॉक्टर ने भी मुझे अब नींद का इंजेक्शन लगाने से मना किया है। ये सब बोलते हुए डॉक्टर फिर से अपना फोन उठाती है और एक नज़र तनीषा को देखकर तनीषा से थोड़ी दूर जाकर डॉक्टर से बोलता है, सर तनीषा राठौर फिर से वही सब बड़बड़ा रही है और मुझे लगता है वह जल्द ही होश में आने वाली है। इधर नर्स की बात सुनकर उधर से डॉक्टर बोलते हैं, चिंता मत करो, हमने पहले ही कर को बता दिया है कि हम बार बार इन्हें नींद का इंजेक्शन नहीं दे सकते। इधर डॉक्टर की बात सुनकर नर्स ओके बोलकर फोन कट कर देती है और एक नज़र तनीषा को देखकर फिर से इस कमरे के बड़े से सोफे पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ निखिल खन्ना पागलों की तरह दिल्ली हर कोने कोने में विशाखा को और प्रीति को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ मित्तल परिवार में भी हाफड़ा तफरी मच चुकी थी। चारों तरफ मित्तल परिवार में मित्तल परिवार के इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी। दूसरी तरफ हर चैनल पर विशाखा और प्रीति की वह वीडियो चल रही थी जहां पर मॉल में रेहान ने उनके कपड़े उतरवाए थे, जहां पर रेहान का फेस तो किसी को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लोग बड़े मजे से प्रीति और विशाखा की इज्जत का तमाशा देख रहे थे। उसे पूरी वीडियो को लोग अपने अपने मोबाइल्स पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यहाँ तक कि हर न्यूज़ चैनल पर भी देख रहे थे। चैप्टर 46
निखिल का गुस्सा वेद को देखकर बढ़ा और तनीषा की बिगड़ती हालत। दिल्ली, मित्तल विला के लिविंग हॉल में इस वक्त एक बड़ी सी एलईडी पर एक न्यूज़ चल रही थी जिसे देखकर नरेंद्र मित्तल के साथ साथ निर्मला मित्तल के भी चेहरे का रंग उड़ चुका था। इधर नरेंद्र मित्तल अपने सामने चल रही न्यूज़ को देखते हुए गुस्से में एलईडी पर अपने पास पड़ा वास उठाकर मारते हैं, जिससे एलईडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और चारों तरफ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इधर अपने पति का गुस्सा देखकर और अपने सामने चल रही न्यूज़ को सुनकर निर्मला के हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। निर्मला भागकर अपने पति के पास आती है और उसकी बाजू को खींचते हुए बोलती है, आग ये क्या देख लिया हम लोगों ने, हम तो कहीं के नहीं रहे, हमारी बच्ची के साथ यह सब क्या हो रहा है। ये सब बोलते हुए निर्मला मित्तल की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ रहे थे और उसकी आंखों में उसकी मासूम बच्ची का चेहरा आ रहा था, जिसे याद कर उर्मिला अपनी छाती को पकड़कर जोर जोर से रोते हुए ही नरेंद्र के कदमों में बैठ जाती है। इधर नरेंद्र गुस्से में जलते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोलता है, सोना धोना बंद करो निर्मला, उठ जाओ, क्योंकि अब मुझे कुछ भी करके इस न्यूज़ को रोकना होगा और प्रीति इस वक्त कहाँ है इस बारे में पता करना होगा, क्योंकि अब मेरी रेपुटेशन इस शहर में दो कौड़ी की नहीं रही, वह भी प्रीति की वजह से। ये सब बोलते हुए नरेंद्र मित्तल की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और उनके चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। इधर अपने पति की बात सुनकर उर्मिला जी फर्श पर अपने हाथ मारते हुए बोलती है, हम कहीं के नहीं रहे, हम बर्बाद हो गए, हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, आखिर क्या बिगाड़ा था हमने किसी का, और क्या बिगाड़ा था मेरी मासूम बच्ची ने किसी का, आखिर कौन है वह जिसने मेरी बच्ची के साथ यह सब किया है। ये सब बोलते हुए निर्मला पागलों की तरह अपने आप को पीट रही थी और अपनी बच्ची की हालत देखकर आज निर्मला हजारों मौत मार रही थी। इधर निर्मला की हालत देखते हुए नरेंद्र एकदम से निर्मला के करीब आता है और उसके कंधों से उसे पड़ते हुए उसे संभालने लगता है कि तभी निर्मला रोती भी लगती है, नरेंद्र को धक्का देती है तो नरेंद्र खींचकर एक थप्पड़ निर्मला के गाल पर मारकर गुस्से में बोलता है, संभालो खुद को निर्मला, अभी खुद को संभालना होगा तुम्हें, क्योंकि ये जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुमने शायद न्यूज़ नहीं देखी, प्रीति के साथ साथ विशाखा भी अब पूरी बर्बाद हो चुकी है। ये सब बोलते हुए नरेंद्र की गांव के आगे प्रीति और विशाखा की वीडियो चल रही थी, जिसे याद कर वह फटाफट अपना मोबाइल अपनी जेब से निकलता है और अपने असिस्टेंट को कॉल मिला देता है। दूसरी तरफ नरेंद्र का असिस्टेंट नरेंद्र की कॉल पिक करता है तो नरेंद्र गुस्से में बोलता है, विनय जितनी जल्दी हो सके जो न्यूज़ अभी प्रीति और विशाखा की वायरल हुई है उसे न्यूज़ को सोशल मीडिया से डिलीट करने की कोशिश करो, जितनी जल्दी हो सके मुझे ये न्यूज़ ऑनलाइन ऐप से डिलीट चाहिए, इसके लिए चाहे जो करना पड़े करो। ये सब बोलकर नरेंद्र गुस्से में फ़ोन कट कर देता है और अपनी आंखों में आग लिए अपना मोबाइल फिर से अपने हाथ में लिए हुए हैं धीरज को कॉल मिला देता है तो धीरज जो पहले ही इस न्यूज़ को देखकर आग बबूला हो चुका था और इस वक्त उसका चेहरा भी गुस्से से जल रहा था, वह इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा तेज गाड़ी चलाते हुए उसे मॉल की तरफ बढ़ रहा था। वह जैसे ही अपने फ़ोन की रिंग सुनता है और जैसे ही फ़ोन पर नज़र मारता है तो अपने फ़ोन को उठाकर सीधा कान पर लगता है और उधर से नरेंद्र मित्तल धीरज के कॉल उठाते ही गुस्से में बोलते हैं, धीरज कहाँ है तू। इधर अपने पापा की गुस्से भरी आवाज सुनकर धीरज गुस्से में बोलता है, दादा मैंने न्यूज़ देख ली है, मैं भी माल जा रहा हूँ। इधर धीरज की बात सुनकर नरेंद्र गुस्से में बोलता है, जल्दी जा वहाँ पर और पता कर कि प्रीति कहाँ है, जल्द से जल्द प्रीति को घर लेकर आ, क्योंकि मैंने उसे अब इंडिया से भेजने का फैसला कर लिया है, अब मैं उसे इंडिया में नहीं रखूंगा। इधर अपने पापा की बात सुनकर धीरज हाँ में सिर हिला देता है और फोन कटकर अपनी आंखों में घुसा लिए अपने स्टीयरिंग पर हाथ मार बोलता है, कौन है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलने की। ये सब बोलते हुए धीरज की आंखों के सामने वह वीडियो आ रही थी जिसे कुछ देर पहले उसने अपने दोस्त के फोन आने पर अपने मोबाइल पर देखा था। इधर धीरज गुस्से में ही उसे न्यूज़ को याद कर बोलता है, विशाखा कहाँ हो तुम और प्रीति कहाँ है। ये सब बोलते हुए धीरज की आंखों में अपनी बहन और विशाखा के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ जान मिला शिखा जी का कैमरा। शिखा जी इस वक्त अपने कमरे में बैठी थी और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। शिखा जी का गुस्सा देखते हुए अर्जुन अपनी मां से बोलता है, मोम शांत हो जाइए, दीदी ने सब कुछ संभाल लिया है और इस वक्त विशाखा और प्रीति दीदी के कब्जे में है। इधर शिखा जैन जैसे ही अपने बेटे की बात सुनती है तो गुस्से में अपने बेटे की तरफ देखकर बोलते हैं, ये तो शुक्र है कि नंदिनी ने सब कुछ संभाल
लिया, वरना उसे विशाखा ने अपने असली खून का रंग दिखा ही दिया था। आखिर वह इतनी कैसे गिर सकती है? मेरी मासूम बच्ची जिसने कभी किसका बड़ा नहीं किया था, उसके साथ वह इतना बड़ा करने चली गई। लेकिन देखो ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जो कुछ वह मेरी बच्ची के साथ करने जा रही थी, भगवान ने उसे उसके कर्मों का फल उसी जगह पर दे दिया। ये सब बोलते हुए शिखा जी की आंखों के सामने बार बार प्रीति और विशाखा की वह वीडियो आ रही थी जिसे कुछ देर पहले अभी उन्होंने देखा था। इधर शिखा जैन और अर्जुन बात कर ही रहे थे कि तभी शिखा जी का फोन रिंग करता है। तो शिखा जैसे ही कॉल उठाती है तो उधर से अंजलि की ठंडी आवाज आती है, बुआ जी चिंता मत कीजिए, आराध्या मेरे पास है और अब वह कुछ दिन तक मेरे पास ही रहेगी। और हाँ, अर्जुन को भी मेरे पर्सनल गार्डन अब उसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। और हाँ बुआ जी, हो सकता है कि मैं अर्जुन को अपने पास अपने विला में भी लेकर आ जाऊं, क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे अपनों पर वार करने से अब पीछे नहीं हटेंगे और मेरे लिए मेरे छोटे भाई बहन मेरी जान है। ये सब बोलते हुए अंजलि की आवाज में आराध्या और अर्जुन के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। इधर शिखा जी एक नजर अपने सामने खड़े अर्जुन को देखती हैं तो अंजलि से अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, बेटा मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तेरे होते हुए तेरे भाई बहनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुझे खुद का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि तू अच्छे से जानती है कि वह लोग तेरे कितने बड़े दुश्मन हैं, जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। वह लोग शैतान से काम नहीं है मेरी बच्ची। इधर शिखा जी की बात सुनकर अंजलि अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, बुआ जी चिंता मत कीजिए, मेरे कुछ पर्सनल गार्ड अब हर वक्त आपके और फूफा जी के साथ रहेंगे और जैन विला में भी मेरे कुछ गार्ड्स आ रहे हैं और अब वह आपको और पूरे घर को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। और मेरा एक खास आदमी अर्जुन को अपने साथ ले जाने के लिए विला में आने वाला है, इसलिए अर्जुन को बोलिए कि कुछ दिन के लिए कपड़े पैक करके उसे आदमी के साथ मेरे विला में आ जाए। इधर अंजलि की बात सुनकर शिखा जियो के बेटा बोल देती है तो अंजलि 2 मिनट और बात कर फोन कट कर देती है। इधर अर्जुन जो अपनी मां के पास ही खड़ा था, वह अपनी मां की बात सुनकर अपनी मां के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मां दीदी मेरी बेवजह ही चिंता कर रही है, मैं एक लड़का हूं, वह लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। इधर अर्जुन की बात सुनकर शिखा जी की आंखें ठंडी हो जाती है और वह अपनी ठंडी आवाज में अर्जुन की तरफ देखकर बोलती है, बेटा दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना और जरूर अंजलि को कुछ ऐसा पता चला है जिसके लिए वह तुझे और तेरी बहन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस लग रही है। और हाँ, अगर तेरी दीदी तुझे अपने पास बुला रही है तो तुझे जाना चाहिए, क्योंकि अंजलि कभी भी कोई फैसला यूं नहीं लेती। जरूर कुछ तो है जो मुझे वह बात नहीं रही, लेकिन तुम दोनों को लेकर उसके चेहरे पर और उसकी आवाज में मुझे चिंता साफ नजर आ रही है। चाहे वह मेरे सामने नहीं है, लेकिन उनके लफ्जों में मुझे साफ साफ टेंशन समझ आ रही थी। उसके हर लफ्ज में मुझे फिक्र और चिंता दोनों को और हमें लेकर साफ महसूस हो रही थी मुझे। इधर अपनी मां की बात सुनकर अर्जुन कुछ देर अपनी मां से बात करता है और शिखा जी के कहने पर अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लग जाता है। खन्ना विला का माहौल इस वक्त पूरी तरीके से बिखरा हुआ था और एक नर्स तनीषा राठौर को संभाल रही थी, क्योंकि तनीषा इस वक्त पागलों की तरह पूरे सामान को इधर उधर फेंक रही थी और बार बार नर्स पर भी हमला कर रही थी। इधर तनीषा की हालत को देखते हुए वह नर्स तनीषा के करीब जाकर तनीषा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो तनीषा नर्स को धक्का मार देती है, जिससे नर्स दूर जाकर जमीन पर गिरती है। इधर तनीषा अभी पागलों की तरह हरकत कर ही रही थी कि तभी वहां पर निखिल आता है और निखिल अपने सामने तनीषा का हाल देखकर फटाफट तनीषा के करीब आकर उसकी बाजू पकड़कर उसे रोकने लगता है। तो तनीषा जोर जोर से निखिल पर भी मारना शुरू कर देती है और निखिल तनीषा की इस हालत को देखकर गुस्से में तनीषा के गाल पर थप्पड़ मारकर बोलता है, शांत हो जाओ तनीषा। इधर तनीषा जैसे ही अपने गाल पर थप्पड़ महसूस करती है तो होश में आती है और अपने सामने निखिल को देखकर जोर जोर से रोते हुए बोलती है, निखिल हम बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं रहे, हमारी मासूम बच्ची की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। ये सब बोलते हुए तनीषा निखिल के सीने से लगी हुई ही नीचे की शक्ति हुई निखिल के कदमों में बैठ जाती है। और तनीषा की इस हालत को देखते हुए निखिल कसकर अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस छोड़ते हुए तनीषा को संभालते हुए खुद तनीषा के साथ जमीन पर बैठ जाता है और उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है और उसे संभालते हुए बोलता है, चिंता मत करो तनीषा, जिसने भी हमारी बच्ची के साथ यह सब कुछ किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा, यह मेरा वादा है तुमसे। ये सब बोलते हुए निखिल की आंखों में दर्द, गुस्सा, नफरत साफ नजर आ रहा था। इधर निखिल अभी तनीषा को संभाल ही रहा था कि निखिल आंखों से ही नर्स को तनीषा को इंजेक्शन लगाने का इशारा करता है तो नर्स अपने आप को संभालते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और दूर जाकर एक्सचेंज में इंजेक्शन भरकर
उसे इंजेक्शन को धीरे धीरे अपने हाथों में लिए निखिल के करीब बढ़ती है और बिल्कुल निखिल के करीब आकर निखिल के इशारे करने पर निखिल के हाथ में वह सिरिंज दे देती है तो निखिल धीरे से तनिषा को संभालते हुए ही तनिषा के शोल्डर पर इंजेक्शन लगा देता है, जिससे तनिषा को हल्की सी दर्द होती है, लेकिन कुछ ही पल में तनिषा निखिल की बाहों में बेहोश होकर गिर जाती है। इधर तनिषा की हालत देखकर निखिल तनिषा के माथे पर अपने होंठ रखकर प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, माफ करना तनिषु, मुझे तुम्हारे साथ यह सब करना पड़ रहा है क्योंकि तुम मेंटली काफी वीक हो चुकी हो और तुम्हारी इस हालत को देखकर मैं हजार मौत मार रहा हूँ और अगर तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दूंगा तो तुम पूरी पागल हो जाओगी। ये सब बोलते हुए निखिल एकदम से तनिषा को अपनी गोद में उठा लेता है और बड़े प्यार से बेड पर ले जाकर उसे अच्छे से लेट देता है और एक नज़र नर्स को देखकर उसे बाहर जाने का इशारा करता है तो नर्स डरती हुई निखिल के कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर नर्स के बाहर निकलते ही निखिल अच्छे से तनिषा को एसी ब्लैंकेट से उसे ढक देता है और एक नज़र तनिषा और पूरे रूम को देखकर उसे रूम से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बाहर नर्स अपने माथे का पसीना साफ करते हुए ही चक्कर काट रही थी कि निखिल एकदम से उसे नर्स के करीब आकर उसे नर्स को संभालने का मौका दिया बिना ही खींचकर उसे नर्स के गाल पर थप्पड़ मारकर बोलता है, मैंने कहा था ना, मैं स्पेशल कहा था ना कि तुम कोई भी तनिषा के रूम में न्यूज़ चैनल या कोई भी फेसबुक इंस्टा या कुछ भी ऑन नहीं करेगा तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तनिषा के रूम में बैठकर न्यूज़ सुनने की। ये सब बोलते हुए निखिल की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और नर्स निखिल की तरफ देखकर खुद को संभालते हुए डरते हुए बोलती है, सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना मोबाइल रूम में छोड़कर वॉशरूम गई थी और जब मैं वापस आई तो मैंने मैडम के हाथों में मोबाइल देखा तो तब तक मैडम वह न्यूज़ देख चुकी थी। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, आपको विश्वास नहीं तो आप कैमरा चेक कर लीजिए। इधर नर्स के इतना बोलते हैं निखिल गुस्से में नर्स के बालों को खींचते हुए उसकी खींचता हुआ दीवार के पास ले जाता है और उसका सर दीवार से दे मारता है, जिससे नर्स के माथे से खून पानी की तरह बह जाता है और नर्स की चीखें पूरे विला में इतनी दर्दनाक सबको सुनाई देती है कि सबके चेहरे पर दर्द साफ नजर आने लगता है। इधर नर्स जिसके सर से पानी की तरह खून बह रहा था वह खुद को छुड़ाते हुए दोनों हाथ जोड़ने की कोशिश करती है और निखिल से बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है। नर्स अभी इतना बोल ही रही थी कि निखिल अपनी ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए बोलता है, जगह। इधर जगह जैसे ही निखिल की बात सुनता है तो निखिल के करीब आता है तो जगह की तरफ देखकर निखिल अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, इस नर्स को 3 दिन तक इतना टॉर्चर करो कि इसे पता चल जाए कि आज इसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि आज मैंने मेरी बीवी को हजारों मौत मरते हुए देखा है, वह भी इस कमीनी की एक गलती की वजह से। इधर निखिल की बात सुनकर जगह अपना चेहरा नर्स की तरफ करता है जिसकी हालत इस वक्त काफी खराब थी। नर्स को देखते हुए जग्गा नर्स के करीब आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचकर अपने साथ निखिल की नजरों से दूर ले जाता है। इधर जाती हुई नर्स को देखते हुए निखिल गुस्से में बोलता है, अंजलि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया है और मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि वह शख्स कौन था जिसके बॉडीगार्ड्स ने मेरी बच्ची को सबके सामने जीने लायक नहीं छोड़ा। ये सब बोलते निखिल की आंखों के सामने रेहान का चेहरा आ रहा था जिसमें सिर्फ रेहान की आंखें नजर आ रही थी। इधर निखिल अपना फोन अपने हाथ में लिए हुए ही जगह को कॉल मिलकर बोलता है, जगह उसे मॉल में जो कुछ भी हुआ था उसकी सीसीटीवी फुटेज अच्छे से चेक करो और पता करो कि वह शख्स कौन था जिसके बॉडीगार्ड्स ने मेरी बच्ची को सबके सामने जीने लायक नहीं छोड़ा है। ये सब बोलते हुए निखिल की आंखें गुस्से से जल रही थी और निखिल जगह से आगे बोलता है, पता करो कि मेरी बेटी इस वक्त है कहाँ, क्योंकि इस वक्त मैं दिल्ली का चप्पा चप्पा छान मारा है और मैं इस वक्त मंत्री साहब से भी बात की है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही मेरी विशाखा मेरे पास होगी। अगर विशाखा मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर ना मिली ना जागा तो मैं पूरे जैन परिवार को जिंदा जला दूंगा, क्योंकि जैन परिवार पर मुसीबत आते ही अंजलि जरूर सामने आएगी और अगर जैन नहीं तो फिर दीपक राठौर, क्योंकि दीपक पर जब मुसीबत आएगी तो एक बाप को बचाने के लिए उसे सामने आना ही होगा। अपने पिता को मुसीबत में देखकर वह जरूर सामने आएगी। ये सब बोलते हुए निखिल की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इधर निखिल गुस्से में अंजलि के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में वेद का ख्याल आता है और वह अपने आप को संभालते हुए अपने इस पर्सनल विला के एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर निखिल कुछ ही देर में एक बहुत बड़े गलियारे से होते हुए एक बंद पड़े कमरे के आगे आता है जहां पर 4 बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। वह बॉडीगार्ड निखिल को देखते हुए ही अपना सर झुका लेते हैं तो निखिल अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, डोर ओपन करो। इधर निखिल के इतना बोलते ही एक शख्स फटाफट डोर ओपन करता है
तो निखिल एकदम से उसे रूम में इंटर करता है और जैसे ही निखिल इंटर करता है तो उसकी नज़र सामने बेड पर जाती है जहां वेद इस वक्त बेहोशी की हालत में पड़ा था। वेद को देखते ही निखिल एकदम से वेद के करीब आता है और अपनी जलती हुई आंखों से वेद की तरफ देखकर बोलता है, दिल तो करता है मैं इसी वक्त तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारी बहन के सामने फेंक दूं, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारी सगी बहन से ज्यादा मेरी बेटी तुम्हें प्यार करती है और मेरी बीवी तो तुम्हें देख देख कर जीती है और तुम मेरी बीवी के जिस्म का एक हिस्सा हो जिसे मैं चाह कर भी खत्म नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें देखकर मुझे अंजलि याद आती है क्योंकि तुम्हारा चेहरा अंजलि से मिलता है और अब मुझे अंजलि से सख्त नफरत है। तुम्हारा बाप, तुम और तुम्हारी बहन, मेरा बस चले तो मैं तीनों को जिंदा जला दूं, लेकिन तुम्हें मैं चाह कर भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। तुम्हारी बहन को मैं इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि पूरे राठौर परिवार के फरिश्तों की भी रूप कहां पर जाएगी। ये सब बोलते हुए निखिल की आंखों में वेद के लिए भी नफरत साफ नजर आ रही थी। इधर निखिल वेद को देखते हुए ही अच्छे से वेद के करीब आकर उसके सर पर हाथ रखकर एक नज़र उसका मारे को देखकर बाहर चला जाता है और बाहर जाते ही अपने आदमियों से बोलता है, ध्यान रखना जैसे ही ये होश में आ जाए इसे अच्छे से खाना खिलाना और अच्छे से इसकी देखभाल करना। इसे एक भी खर्च नहीं आनी चाहिए और अगर ये ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की कोशिश करे तो मैं तुम्हें बताया है कि क्या करना है। इधर अपने बॉस की बात सुनकर एक शख्स निखिल के करीब आकर बोलता है, ओके बस अब जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। इधर अपने आदमी की बात सुनकर निखिल हाँ मैं सिर्फ बुलाकर वहां से रवाना हो जाता है और इस वक्त निकाल के दिमाग में विशाखा चल रही थी और तनीषा की हालत देख देख कर निखिल वैसे ही गुस्से में पागल हो चुका था। राठौर कंपनी। दीपक राठौर इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे थे और उनके सामने उनका असिस्टेंट सर झुकाकर खड़ा था। दीपक गुस्से में अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर बोलता है, पता चला वेद कहाँ पर है, क्योंकि हमारे विला के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनमें साफ पता चल रहा है कि वेद अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकाला था और अब तक मुझे वेद की नहीं तो लोकेशन मिल रही है और ना ही वेद मिल रहा है। दूसरी तरफ जो वीडियो मैंने देखी है उसे वीडियो ने मेरे परिवार की इज्जत दो कौड़ी की नहीं छोड़ी है। आखिर कौन है वह जिसने विशाखा के साथ यह हरकत की है। ये सब बोलते हुए दीपक जी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी और इधर दीपक जी की तरफ देखकर दीपक जी का असिस्टेंट अपने चेहरे पर चिंता लाते हुए बोलता है, सर मैं एसपी साहब से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि वह वेद और विशाखा को जल्द ही ढूंढ लेंगे। इधर अपने असिस्टेंट की बात सुनकर दीपक जी अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और इस वक्त उनकी हालत इतनी खराब थी कि अगर कोई और इस वक्त दीपक राठौर को देख ले तो कोई पहचान ना पाए। उनके चेहरे पर चिंता और आंखों में थकान और दाढ़ी बढ़ी हुई और कपड़े भी ढंग से नहीं पहने हुए थे। इस वक्त दीपक जी एक ऐसे इंसान लग रहे थे कि जो अंदर से कहीं टूट चुके हो, जिनका अब अपनों पर से विश्वास उठ चुका हो। इधर दीपक जी अपने माथे को पकड़ते हुए ही अपने दिल में दर्द लिए बोलते हैं, आखिर भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैं किसी का क्या बिगाड़ा था। जिस बीवी पर मैंने सारी उम्र आंखें बंद कर विश्वास किया उसने मेरे विश्वास का कत्ल कर दिया। जिस बच्ची को मैंने गोद लिया उसे बच्ची की भी आज इज्जत दुनिया में नीलाम हो गई। मेरा बेटा सुबह से गायब है और विशाखा भी मुझे कहीं मिल नहीं रही है। मैं क्या करूं भगवान, मेरी एक बेटी 2 साल पहले ही घर छोड़कर चली गई है जिसे मैं चाह कर भी ढूंढ नहीं पा रहा हूं। आखिर मैं क्या करूं भगवान, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। यही सब बोलते हुए निखिल अपना सर पकड़कर अपने भगवान को याद कर रहे थे कि तभी उनकी आंखों के सामने शिखा का चेहरा आता है, जिन्हें याद कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने दिल में दर्द लिए बोलते हैं, कहाँ है तू सीख, मैंने अपने गुस्से में तुझे भी सारे रिश्ते तोड़ लिए। ना ही तो मैं अच्छा आप बन पाया, ना अच्छा इंसान बन पाया और ना अच्छा भाई। ये सब बोलते हुए दीपक खुद के सर को पीट रहे थे और बार बार उनकी आंखों के सामने अपने बहन का परिवार आ रहा था। इधर अपने सर की हालत देखकर असिस्टेंट अपने मन में बोलता है, बस जब आपके घर संभालना चाहिए था तब आपने एक बार भी अपने घर की तरफ ध्यान नहीं दिया। जबकि मैं आपकी अयाश बहू के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन तनीषा राठौर ने हमेशा अपनी बच्ची का पक्ष लेकर आपकी छोटी बेटी की गलतियां छुपाती रही और जो मासूम थी उसे पर दुनिया जहां के झूठे इल्जाम लगाती रही। ये कैसी माँ थी, ये तो भगवान ही जाने कि तनीषा राठौर की असली बेटी कौन थी, अंजलि मैडम या फिर कोई और, क्योंकि एक सगी माँ अपनी बेटी के साथ यह सब कभी नहीं कर सकती जो बड़ी मैडम ने अंजलि मैडम के साथ किया है। लेकिन बस मैं आपके साथ वफादार हूँ, ना ही तो मैं आपको इस तरह दर्द में देख सकता हूँ और ना ही मैं आपके लिए बुरा सोच सकता हूँ। यही सब बोलते हुए मन में ही असिस्टेंट दीपक जी के बारे में सोते हुए ही दीपक जी के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। मलिक मैंशन लिविंग हॉल।
लिविंग हॉल में इस वक्त महान एक किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में उसकी सिगार जल रही थी। इधर जलती हुई शिकार को अपने मुंह से लगाते हुए आहवान उसका धुआं छोड़ता है और एक नज़र अपने सामने बैठी अंजलि की तरफ और रेहान की तरफ देखकर बोलता है, अंजलि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हर वक्त जैन परिवार को प्रोटेक्ट करेंगे और बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने तनीषा राठौर और निखिल खन्ना की सच्चाई आने वाली है। इधर आहान की बात सुनकर अंजलि अपनी आंखों में आंसू लिए आहवान की तरफ देखकर बोलती है, थैंक यू सो मच आहान जी, जो आपने मेरा इतना साथ दिया। ये सब बोलते हुए अंजलि की आंखें हल्की हल्की नम थी और अंजलि की नम आंखों को देखते हुए ही आहवान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, अपनी आंखों से आंसुओं को साफ कर लीजिए अंजलि, हम आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हमारी पत्नी है, हमारा गुरूर है, हमारा मन है और हम हरगिज अपने गुरूर को टूटे हुए नहीं देख सकते। चाहे ये शादी पल भर में लिया हुआ फैसला हो, लेकिन हमारे खुद के आगे आप हमारी जीवन संगिनी है और हमारे जीने की वजह भी। इधर आहान की बातों में न जाने क्या था कि अंजलि अपने मन में ही बोलती है, प्यार और शादी से तो मेरा विश्वास उठ चुका है आहवान जी, लेकिन न जाने आपकी बातों में क्या है कि फिर भी ये दिल आपकी इन बातों पर विश्वास करने का कर रहा है। ना जाने क्यों मैं इस रिश्ते को अब जीना चाहती हूँ। न जाने क्या है आपकी आंखों में जो बार बार मुझे यह एहसास दिलाता है कि आपसे मेरा कोई रिश्ता है। क्यों मेरा दिल आपकी आवाज़ पर धड़कने लगा है। ये सब मन में बोलते हुए ही अंजलि की आंखों के सामने कुछ समय पहले के कुछ पल आते हैं, फ्लैशबैक। अंजलि जैसे ही क्लासिक माल से विशाखा और प्रीति को अपनी गाड़ी में लेकर अपने बॉडीगार्ड के साथ निकलती है तो रास्ते में ही अंजलि की गाड़ी के आगे शिवम की गाड़ी आ जाती है। इधर शिवम अंजलि की गाड़ी को देखते हुए ही अपनी गाड़ी रोक देता है और फटाफट अपनी गाड़ी से बाहर निकालकर अंजलि की गाड़ी की तरफ बढ़ता है। इधर अंजलि, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी, वह एकदम से अपने सामने शिवम को देखकर हैरान रह जाती है और उधर शिवम कुछ ही पल में अंजलि की गाड़ी के करीब आकर अंजलि की गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंजलि से अपनी चिंता भरी आवाज में बोलता है, दीदी गाड़ी से बाहर निकली है। इधर अंजलि अभी इतना बोल ही रही थी कि कुछ ही देर में बहुत सारे गुंडे अंजलि की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ वहां पर गोलियों की आवाज में शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अंजलि अपने सामने गोलियों की आवाज सुनकर कुछ संभाल पाती है, कुछ कर पाती कि अंजलि के काफी सारे आदमी जख्मी हालत में जमीन पर पड़े थे और दूर से ही काफी सारे काले कपड़े पहने हुए गुंडे गोलियों की बरसात अंजलि के आदमियों पर कर रहे थे। इधर वह गुंडे अभी गोलियों की बरसात कर ही रहे थे कि शिवम एकदम से अंजलि को खींचते हुए फिर से अंजलि की गाड़ी में फेंक देता है और ड्राइवर का गला पकड़कर उसे बाहर निकालकर खुद गाड़ी स्टार्ट कर देता है। इधर जिस गाड़ी में इस वक्त प्रीति और विशाखा थे, उसे गाड़ी के पास भी काफी सारे गुंडे पहुंच चुके थे कि तभी आसमान से काफी सारे हेलीकॉप्टर पूरी सड़क को ब्लॉक करते हुए सड़क के बीचों बीच उतर जाते हैं और पल भर में ही जो गुंडे अंजलि पर अटैक कर रहे थे, उन गुरों पर हेलीकॉप्टर से उतर रहे बॉडीगार्ड गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। इधर उन्हें गोलियों में से हेलीकॉप्टर में से एक शख्स उतरता है जिसने इस वक्त काले शूज और कल लॉन कोट पहना हुआ था और उसकी नीली आंखें सबको डराने के लिए काफी थी। ऐसा लग रहा था कि एक किंग उसे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा हो और इस वक्त उसे आदमी का और अब इतनी ठंडी थी कि वह चलती हुई गोलियों में से अंजलि के करीब बढ़ रहा था। इधर अंजलि और शिवम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर ही रहे थे कि तभी एकदम से शिवम और अंजलि की गाड़ियों पर भी गोलियों की बरसात हो जाती है और दूसरी तरफ अंजलि की गाड़ियों पर गोली की बरसात होते हुए वह शख्स अपनी ठंडी आवाज में अंजलि की गाड़ी की तरफ हाथ से इशारा कर काफी सारे गार्डों को बोलता है, फायरिंग। इधर बॉडीगार्ड उसे शख्स के हाथ का इशारा मिलते ही काफी सारे गुरों पर हमला कर देते हैं जो अंजलि की गाड़ी पर फायरिंग कर रहे थे। इधर देखते ही देखते हैं वह गुंडे पल भर में सड़कों पर जिंदा लाश की तरह पड़े थे और वह शख्स अपने हाथ में शिकार जलते हुए एकदम से अंजलि की गाड़ी के करीब आता है और अंजलि की गाड़ी का बैक सीट का डोर ओपन कर अंजलि का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है और एकदम से अपने सीने से लगा लेता है। इधर अंजलि खुद को किसी के सीने से लगा देखकर कुछ कह पाती है, कुछ बोल पाती कि उसके कानों में एक ठंडी आवाज पड़ती है, शांत हो जाइए बेगम। इधर अंजलि जैसे ही यह आवाज सुनती है तो सुकून से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और अंजलि कसकर उसे शख्स को अपने सीने से लगाकर बोलता है, आहवान जी। इधर अंजलि के इतना बोलते ही वह शख्स अंजलि को अपनी बाहों में भर लेता है और अपने आसपास अपनी नीली आंखों से अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बोलता है, उन दोनों लड़कियों को उठाकर हेलीकॉप्टर में डालो। इधर आहान की बात सुनकर फटाफट बॉडीगार्ड दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं।
जहां इस वक्त एक टुकड़े में लिपटी हुई एक तरफ विशाखा पड़ी थी और एक तरफ प्रीति, जिनकी हालत अभी खराब थी और दोनों ही पूरी नंगी थी। इधर बॉडीगार्ड उन लड़कियों को एक कचरा समझकर फटाफट उठा लेते हैं और आह्वान के कहने पर एक हेलीकॉप्टर में डाल देते हैं। और इधर आह्वान शिवम की तरफ देखकर अंजलि को संभालते हुए बोलता है, क्या तुम्हें स्पेशल बोलना होगा? इधर आह्वान की ठंडी आवाज सुनकर शिवम हमें सिर हिलता है और इधर शिवम एक नज़र अंजलि को देखकर अंजलि के करीब आने लगता है कि तभी आह्वान बिना किसी को कुछ सोचने का मौका दिए अंजलि को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ जाता है। इधर अंजलि भी अपनी दोनों बहन की गर्दन में लपेट लेती है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर आह्वान के सीने पर अपना कर रख लेती है। दूसरी तरफ उन आदमियों को देखते हुए आह्वान चलते हुए अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, इन आदमियों को इकट्ठा कर उनकी बॉडी को यहीं पर जला दो। इधर आह्वान की इतनी ठंडी आवाज सुनकर और आह्वान की बात सुनकर अंजलि का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है कि तभी अंजलि की तरफ ध्यान दिए बिना ही आह्वान अंजलि के सर को अपने सीने से लगा लेता है। इधर आह्वान का हाथ अपने सिर पर महसूस कर अंजलि कुछ बोलती नहीं, बस चुपचाप आह्वान के सीने पर कर रख लेती है। और इधर आह्वान अंजलि को लिए हुए ही अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और इधर बैठते ही आह्वान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, चलो। इधर आह्वान के इतना बोलते ही हेलीकॉप्टर उड़ान भर देता है और इसी के साथ 6-7 हेलीकॉप्टर आसमान पर उड़ते हुए सबको नजर आ रहे थे। चैप्टर 47 निखिल और वेद की बहस। निखिल ने दी वेद को धमकी। अब तक दिल्ली मलिक मैंशन लिविंग हॉल के सोफे पर इस वक्त लिविंग हॉल में अंजलि आह्वान के सामने बैठी हुई थी और उसकी आंखों के सामने कुछ पल चल रहे थे। इधर आहा के इतना बोलते ही हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भर देता है और कुछ देर बाद के बैक साइड 6-7 हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं, जिनमें से आह्वान अंजलि को अपनी गोद में लिए हुए ही एक हेलीकॉप्टर से उतरता है और दूसरे हेलीकॉप्टर से आह्वान के पर्सनल बॉडीगार्ड उतरते हैं और एक हेलीकॉप्टर में से कुछ बॉडीगार्ड विशाखा और प्रीति को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। तो वहां अपनी ठंडी आवाज में माइकल की तरफ देखकर बोलता है, बेसमेंट। इधर आह्वान की ठंडी आवाज को सुनकर माइकल यश बस बोलकर एक नज़र अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है, तो वो बॉडीगार्ड माइकल का इशारा समझकर हाँ में सिर हिलाकर एक नज़र अपनी गोद में ली हुई लड़कियों को देखकर बेसमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर अंजलि, जिसके कानों में भी बेसमेंट की आवाज पड़ गई थी, वह बिना कुछ बोल ही आह्वान के सीने से लगी रहती है और अपने मन में हजारों सवाल लिए चुपचाप आहा के साथ विला में इंटर हो जाती है। इधर आह्वान जैसे ही अंजलि को अपनी गोद में लिए विला में इंटर होता है तो सीधा कहीं नहीं रुकता, लिविंग हॉल से होते हुए अंजलि को अपने कमरे में लेकर आता है और अच्छे से बेड पर बैठे हुए उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आपको आपके दुश्मनों को भी संभालना है। इधर आह्वान की बात सुनकर अंजलि की आंखें हल्की सी नाम हो जाती है और वह अपने दिल में आह्वान के बारे में सोचते हुए बेड से खड़ी होती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर अंजलि के वॉशरूम रूम में जाते ही आह्वान भी अपने दूसरे रूम में चला जाता है। इधर आह्वान के दूसरे रूम में जाते ही अंजलि जैसे ही वॉशरूम में इंटर होती है और वॉशरूम का डोर ओपन करती है तो शीशे में खुद को देखकर आह्वान को याद कर बोलता है, आखिर आपको कैसे पता चला कि मुझ पर हमला होने वाला है और किसने किया मुझ पर हमला? आखिर कौन है वह शख्स जिसने मुझे संभालने का मौका दिए बिना ही मुझ पर हमला कर दिया? यही सब सोचते हुए अंजलि वॉशरूम में फ्रेश होने लग जाती है और तकरीबन 10 मिनट बाद जब अंजलि वॉशरूम से बाहर निकलती है तो सीधा क्लोज इट रूम की तरफ बढ़ जाती है। क्लोज इट रूम से कंफर्टेबल कपड़े पहनकर अंजलि 10 मिनट बाद जब बाहर आती है तो उसे अपने सामने आह्वान नजर आता है। आह्वान को देखते हुए ही अंजलि अपने चेहरे पर बिना भाव लाते हुए बोलती है, आपको कैसे पता चला कि हम पर अटैक होने वाला है और हम इस वक्त घर पर नहीं है? इधर अंजलि की बात सुनकर आह्वान की आंखें एकदम से ठंडी हो जाती है और वह एकदम से अंजलि के करीब आकर उसके कंधों से उसे पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, मैसेज आह्वान मालिक, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, आप हमारा सुकून, हमारी जिंदगी है जो हमारे खुदा ने हमें तोहफे में दिए हैं और हम हमारे सुकून पर नजर ना रखेंगे। हो नहीं सकता, हम आह्वान मालिक है आप पर, जिसने हमला किया है उसका आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और फिलहाल रही बात ये कि हमें कैसे पता चला आप पर हमला होने वाला है, तो वह हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आपके दुश्मन नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, पहले उन्हें संभाल लीजिए। इधर अंजलि आह्वान की जैसे ही ये बात सुनती है तो हाँ में सर हिला देती है, तो वहाँ अंजलि का हाथ पकड़कर अंजलि को अपने साथ विला से बाहर लेकर आता है और विला के बैक साइड जाकर एक सीक्रेट डोर ओपन करता है। इधर अंजलि हैरान रह जाती है कि विला के बैक साइड एक सीक्रेट डोर है।
इधर अंजलि आंखों में हैरानी लिए आहवान की हर हरकत को नोटिस करते हुए आहवान के साथ कदम बढ़ाती रहती है कि तभी जैसे ही वह सीक्रेट डोर का रास्ता ओपन होता है तो आहान अंजलि का हाथ पकड़े हुए ही अंजलि को अपने साथ आगे ले जाता है, जहां एक बेसमेंट बना हुआ था और उसे बेसमेंट के अंदर काफी सारे बॉडीगार्ड अपनी पोजीशन लेकर खड़े हुए थे। इधर अंजलि को देखते ही सभी गार्ड अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। इधर अंजलि सभी गार्डों की इस हरकत को अच्छे से नोटिस कर आहवान के साथ अपने कदम बढ़ा रही थी। इधर आहवान अंजलि को अपने साथ लिए हुए ही जैसे आगे बढ़ता है तो माइकल अंजलि के सामने अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है, तो अंजलि माइकल को देखकर हैरान रह जाती है कि तभी अंजलि की हैरानी को समझते हुए आहवान अंजलि की तरफ देखकर बोलता है, यह मेरा राइट हैंड है। अंजलि जैसे ही आहान की बात सुनती है तो हाँ में सर हिला देती है, तो माइकल दोनों को अच्छे से ग्रीट करता है अंजलि और आहवान को, और आहवान को और अंजलि को लेकर एक बड़े से रूम के आगे लेकर जाता है। इधर अंजलि जैसे ही उसे रूम के आगे जाती है तो माइकल आगे होकर रूम का डोर ओपन करता है, तो इस अपनी आंखों के सामने अंदर कदम रखते ही विशाखा और प्रीति नजर आती हैं, जिनके बदन पर सिर्फ एक नाम मात्र कपड़ा था। इधर अंजलि जैसे ही उसे बेसमेंट के कमरे में इंटर करती है तो विशाखा और प्रीति के शरीर को देखकर वह एक नज़र आहान की तरफ देखती है। आहान की आंखों की तरफ देखते ही अंजलि के मन में सुकून उतर जाता है और वह मन में ही बोलती है, आप सच में एक अच्छे इंसान हो आहान। ये सब बोलते हुए अंजलि उसे कमरे में दाखिल होती है और इधर विशाखा और प्रीति दोनों की हालत इतनी खराब थी कि अगर कोई जवान लड़का उन्हें देख तो उनके अंदर आग लग जाए, क्योंकि इस वक्त दोनों की बॉडी पर सिर्फ नाम का कपड़ा था और उनका पूरा बदन उसे छोटे से कपड़े में भी साफ नजर आ रहा था। लेकिन आहान और आहवान के किसी भी बॉडीगार्ड की नज़र प्रीति और विशाखा के जिस पर नहीं थी, ये चीज़ अंजलि अच्छे से नोटिस कर लेती है और अंजलि इस चीज़ को महसूस कर काफ़ी खुश भी होती है। अंजलि धीरे धीरे अपने कदम विशाखा और प्रीति की तरफ बढ़ा रही थी कि तभी आहवान एकदम से अंजलि का हाथ खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, गंदगी के करीब मत जाओ, जो हुक्म देना है यहाँ पर बैठकर माइकल को दो, वह तुम्हारे हर लफ्ज को पूरा करेगा। इधर आहान की ठंडी आवाज सुनकर अंजलि हाँ में सिर हिला देती है और आहान अंजलि का हाथ पकड़कर इस कमरे में एक किंग साइज सोफे पर अंजलि को लेकर बैठ जाता है। इधर अंजलि अपने सामने प्रीति और विशाखा को देखकर एक नज़र माइकल को देखकर बोलती है, माइकल मैं तुम्हें कुछ सबूत देता हूं, उन सबूत को सोशल मीडिया पर दे दो और ध्यान रखना कि यह सबूत हर सोशल मीडिया ऐप पर होने चाहिए और हर न्यूज़ चैनल पर यह सबूत दिखाए जाने चाहिए और बहुत जल्द दुनिया को पता चल जाए कि विशाखा किसकी बेटी है, ताकि निखिल खन्ना और तनीषा राठौर के इज्जत की धज्जियां अच्छे से उड़ जाए। ये सब बोलते हुए अंजलि की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी और इधर अंजलि की बात को सुनकर माइकल यस मैडम बोलता है तो अंजलि माइकल को जाने का इशारा करती है। इधर माइकल भी अंजलि का इशारा मिलते ही एक नज़र आहान को देखकर अपने काम में लग जाता है। उसके बाद आहवान अंजलि को अपनी गोद में लिए हुए ही अपनी आंखों में नफरत लिए और मन में घुसा लिए अंजलि को उसे रूम से लेकर निकल जाता है। फ्लैशबैक और इधर अंजलि की आंखों में वही सब चल रहा था जो कुछ देर पहले हुआ था। इधर आहान अंजलि की आंखों में हजारों सवाल और हजारों इमोशनल अच्छे से महसूस कर रहा था, लेकिन अंजलि इस वक्त सबसे ज्यादा इस बारे में सोच रही थी, आखिर मुझ पर हमला किया किसने, आखिर कौन था वह शख्स, किसके आदमी थे वह। अंजलि अभी ये सब सो ही रही थी कि तभी आहवान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए अंजलि, हम बताते हैं कि आप पर हमला किसने किया था। इधर आहान के इतना बोलते ही अंजलि का ध्यान फिर से आहवान पर जाता है तो आहवान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, आप पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि निखिल खन्ना के आदमी नहीं किया है। और हाँ, दूसरी बात, विशाखा और प्रीति का क्या करना है आप हमें ये बता दीजिए, क्योंकि निखिल खन्ना के आदमी पूरी ताकत लगाकर विशाखा और प्रीति को ढूंढ रहे हैं और इस वक्त निखिल खन्ना पुलिस की पूरी सपोर्ट भी ले रहा है, तो आप हमें बता दीजिए कि आपका दिमाग में क्या चल रहा है। इधर आहान की बात सुनकर अंजलि की आंखें बिल्कुल ठंडी हो जाती है और वह अपनी जगह से खड़े होते हुए ही बोलती है, सबसे पहले आप विशाखा की असली पहचान दुनिया के सामने लाइए, ताकि दुनिया को पता चले कि विशाखा दीपक राठौर की नहीं बल्कि निखिल खन्ना की बेटी है, ताकि दुनिया को पता चले कि तनीषा राठौर कितनी गिरी हुई औरत है जो दूसरों के कैरेक्टर को गिराने में लगी रहती है, हकीकत में उसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। ये सब बोलते हुए अंजलि की आंखों में सिवाय नफरत के विशाखा के लिए और तनीषा के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इधर अंजलि की बात सुनकर आहान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, आप जैसा चाहती है वैसा होगा, लेकिन आप कब तक इन्हें यहाँ कैद रखना चाहती हैं ये बता दीजिए, अगर आप कहें तो हम उनकी हालत इससे भी बुरी कर सकते हैं जो आपने की है। इधर
वहाँ की बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वह अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोलती है, आज का दिन उनके याद में ही रखिए क्योंकि हम निखिल खन्ना को तड़पते हुए देखना चाहते हैं और तड़पते हुए देखना चाहते हैं उसे। तनीषा राठौर और नरेंद्र के परिवार को ये सब बोलते हुए विशाखा और प्रीति को याद करते हुए अंजलि की आंखों में कुछ पुराने पल घूमने लगते हैं जिन्हें याद कर उसके चेहरे का भाव एकदम सख्त हो जाता है। इधर अंजलि उन पुराने पलों को याद कर मन में बोलती है, बहुत सुकून मिलता था ना तुम लोगों को मुझे दर्द देकर, मुझे तकलीफें देकर, अब तुम लोगों को दर्द और तकलीफ देकर मुझे सुकून मिलेगा जब तुम लोग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दोगे और तुम्हारी बेटियां तुम्हें नहीं मिलेगी और जब तुम्हें तुम्हारी बेटियां मिलेगी तब तक तुम्हारी बेटियों की इज्जत पूरे शहर में दो कौड़ी की नहीं रहेगी। ये सब बोलते हुए मन में ही अंजलि की आंखों में न जाने कितने दर्द और कितने एहसास नजर आ रहे थे। अंजलि के चेहरे के भाव को पाल पाल बदलते हुए आह्वान नोटिस कर लेता है कि तभी इस लिविंग हॉल में सभी के कानों में एक और आवाज पड़ती है, भैया। इधर अंजलि और आह्वान के कान में जैसे ही आवाज पड़ती है तो वहां का ध्यान सीढ़ियों से उतर रहे रेहान पर जाता है जिसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल ठंडा नजर आ रहा था। आह्वान रेहान की तरफ देखकर रेहान से बोलता है, बोलो छोटे। इधर रेहान अपने कदम सीढ़ियों से नीचे लाते हुए ही बोलता है, भैया क्यों रोका है आपने मुझे उन कमीनों को जिंदा जलाना है जिन्होंने आराध्या की ये हालत की है। इधर रेहान अभी इतना बोल ही रहा था कि अंजलि अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, नहीं रेहान, इतनी आसान मौत उन्हें मैं नहीं देना चाहती जितनी तुम उन्हें देना चाहते हो। एक बार में उन्हें जिंदा जला दिया तो उनकी जिंदगी से दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इधर अंजलि की बात सुनकर रेहान का ध्यान अंजलि पर जाता है तो रेहान अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए बोलता है, भाभी आप नहीं जानते कि आराध्या मुझे किसी हालत में मिली थी। अगर आराध्या की वह हालत आप देख लेती तो आप खुद उन्हें इस वक्त अपने हाथों से जिंदा जला देती। इधर रेहान की बात सुनकर अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह गुस्से में ही बोलती है, जिंदा जला देती, जिंदा जलाने से भी ज्यादा मैं उन्हें पाल पाल अब मारूंगी, तड़पाऊंगी। वह लोग तड़पेंगे और मुझे मौत की भीख मांगेंगे लेकिन मैं उन्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, कभी नहीं। रेहान, उन्होंने आराध्या पर वार कर अपनी बर्बादी को न्योता दिया है अपनी जिंदगी में। ये सब बोलते हुए अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल था और इधर अंजलि की बात सुनकर रेहान अपने भाई की तरफ देखता है तो आंखों से ही आह्वान उसे शांत होने का इशारा करता है तो रेहान शांत हो जाता है। रेहान, आहान और अंजलि अभी लिविंग हॉल में बहस कर ही रहे थे कि तभी बाहर से एक आदमी भागता हुआ आता है और आहान की तरफ देखकर सर झुकाते हुए बोलता है, सर रॉबिन कर के साथ अर्जुन सर आ गए हैं। इधर अंजलि जैसे ही सुनती है कि अर्जुन आया है तो वह खुद के चेहरे को नॉर्मल कर लेती है और इधर रेहान आह्वान भी खुद का चेहरा एकदम से नॉर्मल कर लेते हैं। इधर अंजलि, रेहान और आहान एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों से कुछ इशारा करते हैं तो तीनों ही अपनी अपनी जगह पर सोफे पर बैठ जाते हैं। इधर रेहान की तरफ देखकर अंजलि अपनी ठंडी आवाज को नॉर्मल करते हुए बोलती है, भैया आराध्या कैसी है। इधर आराध्या का फिर से जिक्र होते ही रेहान अंजलि की तरफ देखकर बोलता है, भाभी मैंने उसे संभाल लिया है और वह अपने कमरे में सो रही है क्योंकि वह काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी। भाभी, डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन लगाया है और जितना वह सोएगी उतनी ही जल्दी वह रिलैक्स भी हो जाएगी। इधर रेहान की बात सुनकर अंजलि हाँ में सर हिला देती है तो तभी लिविंग हॉल में सबको एक आवाज सुनाई देती है, दीदी दीदी मैं आ गया। इधर अंजलि के कानों में जैसे ही अर्जुन की आवाज पड़ती है तो अंजलि का चेहरा एकदम से नॉर्मल हो जाता है और वह अपनी जगह से खड़ी होकर जैसे ही सामने दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे अर्जुन नजर आता है। अर्जुन अंजलि की तरफ देखकर सभी को इग्नोर करते हुए भागकर अंजलि के करीब आता है और उसे कसकर गले लगाते हुए बोलता है, कैसी हो दीदी। इधर अंजलि अर्जुन को अपने सीने से लगाते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ छोटे, क्या तुम अपने कपड़े अपना सामान लाए हो। इधर अंजलि की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ दीदी आपने बोला था कि मैं अपना जरूर का सामान लूँ तो मैं जरूर का सामान ही लाया हूँ। इधर आहान की निगाहें तो इस वक्त अंजलि और अर्जुन पर ठहर चुकी थी लेकिन रेहान की निगाहें भी अर्जुन से नहीं है रही थी। अर्जुन तो सभी को इग्नोर कर बस अपनी दीदी से चिपका हुआ था। इस बात से अनजान कि एक शैतान अपनी जलती हुई आंखों से इस वक्त जलन से अर्जुन की तरफ देख रहा है। इधर अंजलि भी किसी की जलती नजरें खुद पर महसूस कर लेती है लेकिन जानबूझकर वह आहान को इग्नोर कर अर्जुन से बात कर रही थी। इधर अर्जुन अपनी दीदी से अलग होते हुए बोलता है, आराध्या दीदी कहाँ है। इधर अर्जुन के मुंह से आराध्या का जिक्र होते ही अंजलि के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती है और वह अर्जुन की तरफ देखकर बोलती है,
आराध्या ठीक है, पहले आप जाइए अपने रूम में फ्रेश हो जाइए, उसके बाद हम आपको आराध्या से भी मिलवाते हैं और कुछ खाने का भी अरेंज करवाते हैं सबके लिए। इधर अंजलि की बात सुनकर अर्जुन टेढ़ा मुंह बनाते हुए बोलता है, दीदी आप तो ऐसे बोल रही है जैसे हमें पता है कि हमारा रूम कौन सा है। इधर अहान और रेहान जैसे ही अर्जुन की बात सुनते हैं तो रेहान रॉबिन की तरफ देखकर बोलता है अर्जुन को उसके रूम में छोड़कर, और रॉबिन रेहान की बातों का मतलब समझकर एक सर्वेंट को अर्जुन के लिए रूम का डोर ओपन करने के लिए बोलता है, तो अर्जुन के लिए एक सर्वेंट फटाफट रूम को रेडी करने के लिए चला जाता है। इधर अर्जुन अंजलि की तरफ से ध्यान हटाते हुए जब अपने सामने खड़े शख्स को देखता है तो देखता ही रह जाता है और हैरानी से अंजलि की तरफ देखकर बोलता है, दीदी ये तो अहान मालिक है, वाओ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगा। ये सब बोलते हुए अर्जुन एकदम से अहां के सामने आ जाता है और हैरानी से अहां के चेहरे को देखते हुए ही अंजलि की तरफ देखकर बोलता है, दीदी आप जानती हैं ये मेरे आइडल है, मेरे गुरु। इधर अंजलि अर्जुन की बात सुनकर हैरान रह जाती है और हैरानी से एक नज़र अहान को देखते हैं। इधर अहान भी अर्जुन की बात सुनकर अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, ओह तो आप हमें जानते हैं कि हम कौन हैं। इधर अर्जुन खुशी से अहान की तरफ देखकर एक्साइटमेंट में बोल देता है, हाँ आपको कौन नहीं जानता, आपको तो इंडिया का बच्चा जानता है, आप तो आज की जनरेशन के हीरो हो हीरो। ये सब बोलते हुए ही अर्जुन अहान की तारीफों के पुल बांध रहा था। इधर अपने छोटे भाई को आह्वान के लिए इतना पागल देखकर अंजलि हैरान रह जाती है और इधर रेहान भी अर्जुन की बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए अपनी ठंडी आवाज को नर्म करते हुए बोलता है, वह तो आप हमारे भाई के सबसे बड़े फैन हैं, क्या बात है। इधर अर्जुन का ध्यान जब रेहान की आवाज पर पड़ता है तो उसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती है और वह अपनी आंखों में खुशी और चमक लाते हुए बोलता है, रेहान मलिक वाओ आप भी यहाँ पर है, क्या बात है दीदी, आपने मुझे बताया नहीं कि आप मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे रही हो। आपको पता है रेहान जी कौन है, आप जानती है इनके बारे में। अरे आप कैसे जानती होगी, आपको क्या पता, आप जानती हो दीदी यह सबसे बड़े रेसलर है, ये रेस करते हैं। वह दीदी आपने तो मुझे यहाँ बुलाकर मेरे सुपर हीरो से मिलवा दिया। ये सब बोलते हुए अर्जुन रेहान के करीब बढ़ जाता है और रेहान की तरफ देखकर बोलता है, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दोगे। इधर अंजलि हैरानी से अपने भाई के बचपन को देख रही थी जो बिल्कुल बच्चा बन गया था। इधर अहान और रेहान तो अर्जुन की बातें सुनकर अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए एक नज़र अंजलि की तरफ देखते हैं, जिसके चेहरे पर आज अपने भाई के बचपन को देखकर हैरानी के साथ साथ खुशी भी नजर आ रही थी। इधर अर्जुन की खुशी को देखते हुए रेहान अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, क्यों नहीं, आप चाहे तो आप हमारा ऑटोग्राफ नहीं पूरी ऑटोग्राफ की कॉपी रख लीजिए और हमारे साथ पिक्चर भी खिंचवा लीजिए, क्योंकि हम आपकी बहन के देवर है। इधर जैसे ही अर्जुन यह सुनता है कि रेहान उसकी दीदी का देवर है तो वह हैरान रह जाता है और इधर अंजलि भी रेहान की इस बात को सुनकर हैरान रह जाती है और हैरानी से वह रेहान की तरफ देखकर कुछ बोलते ही लगती है कि तभी आह्वान अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए बोलता है, जी हाँ हम आपके जीजू हैं और रेहान आपकी दीदी के देवर हैं। इधर जैसे ही अंजलि के कानों में आह्वान की आवाज पड़ती है तो अंजलि अपनी आंखें छोटी कर आह्वान की तरफ देखती है, लेकिन आह्वान अंजलि की आंखों को इग्नोर कर अर्जुन को सब बताने लग जाता है। इधर अर्जुन खुशी से उछलते हुए अंजलि के करीब आता है और बोलता है, क्या दीदी आपने शादी कर ली, वह भी आह्वान मालिक से, और आपने हमें बताया तक नहीं। इधर अर्जुन की बात सुनकर अंजलि का मुंह खुला का खुला रह जाता है और अंजलि कुछ बोलती कि तभी आह्वान अर्जुन की तरफ देखकर बात को संभालते हुए बोलता है, हाँ हमने अभी कोर्ट मैरिज की है, लेकिन फिलहाल छोटा शैतान हमने अभी पूरे रीति रिवाज से शादी करनी है और ये शादी सीक्रेट इसलिए रखी गई है क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी दीदी के कितने दुश्मन हैं और वह अभी अपने दुश्मनों के सामने इतनी आसानी से नहीं आना चाहती थी। और ये सब क्यों हो रहा है, क्यों कर रही है आपकी दीदी, यह आप अच्छे से जानते हैं। इधर अर्जुन महान की बातों का मतलब अच्छे से समझ जाता है और वह मैसेज हिलाते हुए एकदम से आह्वान के गले लग जाता है और अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोलता है, आह्वान जीजू आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी दीदी को हमेशा खुश रखोगे। आप नहीं जानते हो मेरी दीदी ने कितने दुख सही हैं, अपने ही घर में उन्होंने कितनी तकलीफों को फेस किया है। ये सब बोलते हुए अर्जुन की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं और अर्जुन की आंखों के आंसू इस वक्त आह्वान के कोर्ट पर भी लग रहे थे। इधर आह्वान अर्जुन की बात सुनकर अपने हाथों की मुठियां बांध लेता है
और एक नज़र अंजलि की तरफ देखता है जिसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल भाव ही हो गया था। अर्जुन की बातें सुनकर इधर आह्वान कुछ ही पल में अंजलि की तरफ देखते हुए अर्जुन को संभाल लेता है और रेहान की तरफ कुछ इशारा करता है तो रेहान अर्जुन के करीब आकर अर्जुन को उसके कमरे की तरफ ले जाता है और साथ में कुछ बातें कर उसका ध्यान पूरा अंजलि और अंजलि के पास से हटाते हुए आराध्या की तरफ लगा देता है। इधर अर्जुन को आह्वान को ले जाता देख अंजलि आह्वान की तरफ देखकर बोलती है, हमने आपसे कहा था ना कि आप हमारी शादी को सीक्रेट रखेंगे, तो आपने क्यों अर्जुन को अभी सच बताया। इधर अंजलि की बात सुनकर आह्वान अंजलि के करीब आकर अंजलि के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, अंजलि अर्जुन अब इसी घर में रहेगा और हमें अर्जुन के साथ साथ आपकी बुआ के घर के हर सदस्य को प्रोटेक्ट करना होगा। आप अच्छे से जान चुकी है कि आप यह सच अपने परिवार से नहीं छुपा सकती, इसीलिए हमने खुद ही अर्जुन को यह सच बताया है। क्या बताती आप उन्हें कि हमारा और आपका क्या रिश्ता है, हम एक ही घर में क्यों रह रहे हैं, कैसे छुपाती है आप ये शादी का सच अपने भाई से। और फिलहाल अभी जब आराध्या होश में आ जाएगी, जब वह आपसे ये सवाल करेगी तो क्या जवाब देती आप उसे बताइए। क्यों रह रहे हैं हम दोनों एक कमरे में, क्यों रह रहे हैं हम दोनों एक घर में, बताइए। इधर आह्वान की बातों का मतलब समझते हुए अंजलि हाँ मैसेज दिला देती है तो आह्वान भी अंजलि से कुछ देर बात कर उसे रेस्ट करने के लिए उसके कमरे में भेज देता है। और इधर अंजलि को उसके कमरे में भेजने के बाद आह्वान अपने सामने देखा है जहां पर माइकल खड़ा था। माइकल की तरफ देखकर आह्वान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, ध्यान रखना निखिल खन्ना तक कभी भी ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए कि उसकी बेटी और प्रीति कहां पर है, और हाँ मित्तल विला की रिपोर्ट क्या है। इधर आह्वान की बात सुनकर माइकल आह्वान के सामने सर झुकाकर बोलना शुरू करता है, बस धीरज मित्तल ने क्लासिक मॉल के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं और यहाँ तक कि वह अब अपनी बहन को ढूंढने के लिए पुलिस के साथ साथ गुरों का सहारा भी ले रहा है। और इस वक्त मित्तल परिवार पूरा पागल हो चुका है प्रीति को ढूंढने के लिए, और साथ में पूरी मीडिया पर वह न्यूज़ भी वायरल हो चुकी है जो कुछ भी मॉल में हुआ था, जिसमें प्रीति और विशाखा के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिस कारण अब मित्तल परिवार की इज्जत की धज्जियां हर जगह उड़ रही है। और इस वक्त मित्तल परिवार की कंपनी के शेयर भी गिरने शुरू हो गए हैं। इधर जैसे जैसे माइकल आह्वान को बता रहा था, आह्वान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ रही थी। इधर जैसे ही माइकल मित्तल परिवार की इन्फॉर्मेशन देनी बंद करता है कि तभी आह्वान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, वेद कहाँ है, ये बात दीपक राठौर को पता चली या नहीं। इधर आह्वान के इतना बोलते ही माइकल अपनी बात को फिर से बोलना शुरू करता है, बस दीपक राठौर इस वक्त वेद और विशाखा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसमें पुलिस का साथ लिया है। आईजी साहब इस वक्त खुद दीपक राठौर के कहने पर दिल्ली का चप्पा चप्पा छान रहे हैं और पुलिस भी इस वक्त मॉल में पहुंच चुकी है और पुलिस इस वक्त पूरे मॉल के सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही है। इधर महान जैसे ही माइकल की बात सुनता है तो अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, गुड वेरी गुड आगे। इधर माइकल जैसे ही आह्वान की बात सुनता है तो फिर बोलना शुरू करता है, बॉस तनिषा राठौर की हालत दिन ब दिन पागलों की तरह होती जा रही है और डॉक्टर भी तनिषा राठौर को नींद की और रिलैक्स की मेडिसिन दे देकर थक चुके हैं, लेकिन पूरी ठीक नहीं हो पा रही है। इस कारण निखिल खन्ना बार बार तनिषा को नींद का इंजेक्शन लगाकर उसे संभाल रहा है और वेद इस वक्त निखिल खन्ना के पर्सनल विला में है जो अभी तक बेहोश पड़ा है। इधर माइकल की बात सुनकर निखिल का जिक्र होत खन्ना विला। निखिल खन्ना इस वक्त वेद के रूम में बैठा हुआ था और वेद इस वक्त अपनी आंखों के सामने निखिल को देखकर हैरान था। निखिल को देखते हुए ही वेद अपने बिस्तर से खड़ा होता है और अपनी आवाज में गुस्सा लिए निखिल की तरफ देखकर बोलता है, आखिर क्या चाहते हो तुम और क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर, मुझे घर जाना है, मेरे पापा के पास जाने दो मुझे। इधर वेद की बात सुनकर निखिल गुस्से में वेद की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हें उठाकर यहाँ लाने का मेरा कोई इरादा नहीं था और ना ही मेरा तुमसे कोई प्यार है, ना ही तो मेरा कोई तुमसे रिश्ता है। फिलहाल तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ और वैसे भी मुझे तो तुम्हारा कोई खून का रिश्ता है नहीं, लेकिन तनिषा से तो है ना, अपनी माँ से मिल लो और उसे कुछ देर संभाल लो, फिर उसे अगर घर जाना चाहते हो तो चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इधर निखिल की बात सुनकर वेद का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह गुस्से में ही निखिल की तरफ देखकर बोलता है, कौन सी माँ, मेरी कोई मन नहीं है, और हाँ रही बात तनिषा राठौर की तो वह तुम्हारी वाइफ है, मेरी माँ नहीं। मेरी माँ इस वक्त मर गई थी जब मुझे पता चला था कि मेरी माँ के संबंध किसी और आदमी के साथ है। इधर वेद के मुंह
से तनिषा के लिए ऐसी बात सुनकर निखिल की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह एकदम से वेद के करीब आकर वेद को संभालने का मौका दिए बिना ही वेद के चेहरे पर एक थप्पड़ मार देता है। इधर वेद जो कुछ देर पहले ही होश में आया था और उसकी चोट भी अभी काफी गहरी थी, जिसके कारण उसका काफी ब्लड लॉस भी हो गया था। इधर निखिल के थप्पड़ पड़ते ही वेद की आंखों के आगे हल्का सा अंधेरा आ जाता है और जैसे ही वेद बिस्तर पर गिरने लगता है कि तभी निखिल एकदम से फटाफट वेद को संभालते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, वेद राठौर, मुझे कुछ भी कहना है का लो, लेकिन मेरी तनिषा के बारे में कुछ मत कहो, समझे? तुम्हारी माँ है वो जिसने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है और तुम्हें अपनी माँ को अगर मन नहीं कहना तो मत कहो, लेकिन उसे गाली देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और हाँ, इस वक्त वह तुम्हारे कारण इस हालत में है, तुम्हारे लिए वह तड़प रही है। मुझे गुस्सा है, रहो, रखना है रखो, मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा कि तुम मुझे अपना लो या कोई मुझसे रिश्ता जोड़ लो, लेकिन हाँ, तनिषा तुम्हारी माँ है, उसे संभाल लो प्लीज, क्योंकि मैं तनिषा को इस हालत में नहीं देख सकता। ये सब बोलते हुए निखिल की आवाज नर्म हो गई थी और इधर वेद खुद को संभालते हुए जब निखिल की बात सुनता है तो एकदम से अपने कंधे से निकाल के हाथ हटाते हुए गुस्से में बोलता है, मिस्टर निखिल खन्ना, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ना ही तो मैं उसे तनिषा को अपनी माँ मानता हूँ और ना ही आपसे मेरा कोई रिश्ता है, क्योंकि जिस माँ ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिसके साथ वह इतने सालों से जिसकी पत्नी बनकर रह रही है उसे धोखा देते हुए उसे शर्म नहीं आई। उसने एक बार नहीं सोचा कि जिस दिन उसे देवता जैसे इंसान के सामने ये सच आएगा उसे वक्त क्या बीतेगी उसे इंसान पर। अरे जो औरत अपनी सगी बेटी की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी, जिसने अपनी एक बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अरे जिसने कभी अंजलि को समझने की कोशिश नहीं की, जिसने कभी अंजलि को प्यार तक नहीं दिया, वह मेरी सगी क्या होगी जो मेरे बाप की नहीं हुई। ये सब बोलते हुए वेद की आंखों में सिर्फ तनिषा के लिए नफरत के सिवाय कुछ नहीं था। और इधर वेद की बात सुनकर निखिल का गुस्सा चेहरे से लाल हो जाता है और वेद के मुंह से अंजलि का जिक्र सुनकर तो निखिल जो अपने गुस्से को अपने मन में दबाकर वेद को मनाने की कोशिश कर रहा था कि तभी निखिल का गुस्सा भी निखिल के आपे से बाहर हो जाता है और वह वेद की तरफ देखकर खींच के वेद के चेहरे पर एक थप्पड़ मारकर बोलता है, यू शट अप, दोबारा मेरी तनिषा पर उंगली उठाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुम इस वक्त जिंदा हो ना मेरी आंखों के सामने तो सिर्फ तनिषा के कारण समझ आई बात। और बार बार ये क्या दीपक और अंजलि की बातें लेकर बैठ रहे हो? अरे तनिषा ने कभी तुम्हारे बाप से प्यार किया ही नहीं था, वह तो पहले से ही मेरी थी, उसने हमेशा से ही मुझे प्यार किया था और मेरी एक गलती के कारण उसे तुम्हारे बाप से शादी करनी पड़ी। ये सब बोलते हुए निखिल की आंखों में दर्द, मोहब्बत और जुनून के साथ साथ एक अलग ही शख्स नजर आ रहा था। इधर वेद जैसे ही निखिल की बात सुनता है तो उसका गुस्सा भी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगता है और वह गुस्से में ही निखिल की तरफ देखकर बोलता है, ठीक है, अगर वह आपसे प्यार करती थी तो आपसे शादी करती, आपका इंतजार करती, लेकिन मेरे पापा को धोखा क्यों? जब आपको पता चल गया था कि तनिषा ने मेरे पापा से शादी की है तो क्यों आए आप मेरी माँ की जिंदगी में? बोलिए। इधर वेद की बात सुनकर निखिल गुस्से में वेद से बोलता है, शट अप, तुम अभी इस बात को नहीं समझोगे, फिलहाल मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, तनिषा को संभाल लो, क्योंकि तनिषा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पड़े रहो इस कमरे में मेरी कैद में, देखता हूँ कब तक तुम मेरी बात नहीं मानते। ये सब बोलते हुए निखिल वेद के सामने पड़े खाने को देखकर वेद की तरफ देखकर बोलता है, चुपचाप यह खाना खा लो और नहीं खाना तो मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब भूख लगेगी अपने आप का लोग, क्योंकि तुम इस कमरे से और इस कैद से तब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक तुम मेरी शर्त नहीं मान जाते। और मेरी शर्त क्या है मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये सब बोलते हुए निखिल अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए वेद को एक नज़र देखकर वेद के कमरे से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या वेद मान जाएगा निखिल की बात? क्या निखिल कर पाएगा वेद को मजबूर अपनी बात मनवाने के लिए? क्या चल रहा है आहवान रेहान के दिमाग में? क्या जगह होगा अपने प्लान में? कामयाब क्या होगा जब विशाखा की असली पहचान आएगी दुनिया के सामने? क्या निखिल संभाल पाएगा अंजलि, रेहान और आहवान के इस बार को? कौन है वह शख्स जिसने किया था अंजलि पर अटैक? होगा जब दीपक राठौर को पता चलेगी विशाखा की असली पहचान? क्या होगा जब वेद को पता चलेगा कि विशाखा एक गोद ली हुई बेटी नहीं बल्कि निखिल खन्ना और तनिषा राठौर की नाजायज बेटी है? दोस्तों ये तो अब आपको आगे वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर दोस्तों कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हर हर महादेव। यह था कहानी का पार्ट 7। इस हिस्सा में जो घटनाएं हुई वो आगे आने वाले पार्ट्स की नींव रखती हैं। कहानी का अगला हिस्सा अगले पार्ट में जारी रहेगा, जहां कहानी अपने अगले मोड़ पर पहुंचती है।
द स्टोरी कैबन पार कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।